सो हेलो एवरीवन, स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। सो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने क्या पढ़ा था? एरोबिक ब्रेकडाउन पढ़ लिया था कि कंप्लीट ग्लूकोज का ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ब्रेकडाउन कैसे होता है, ये कंप्लीट कर लिया था। उसमें कौन कौन से स्टेप्स होते थे? पहला स्टेप होता था ग्लाइकोलाइसिस, दूसरा स्टेप होता था लिंक रिएक्शन, तीसरा स्टेप क्या होता था? क्रेब्स साइकिल। अल्टीमेटली इन तीनों में जो NADH+ बनते थे और जो FADH2 बनता था, वो कहाँ जाते थे? ETS में जाने के बाद उनसे क्या बन जाता था? ATP। तो ये सब चीज़ें हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में पढ़ ली थी। इस लेक्चर में हमें ये पढ़ना है क्या? रेस्पिरेटरी बैलेंस शीट, है ना? देखो बायो में मैथ आ रहा है, थोड़ा सा ही मैथ है, टेंशन नहीं लेने का, ठीक है? तो इसमें हमें ये पढ़ना है कि अल्टीमेटली एक ग्लूकोज जब कंप्लीटली टूट जाता है तो कितने ATP बनते हैं, वो हमें कैलकुलेट करना है, राइट? तो एक ग्लूकोज से अल्टीमेटली ATP कितने बनते हैं? वैसे 38 ATP, राइट? 38 ATP कैसे बनते हैं अभी हम लोग देखेंगे, राइट? तो NCERT सबसे पहले तो हमसे कैलकुलेट करवाती है कि एक ग्लूकोज से 38 ATP कैसे बनते हैं। फिर NCERT क्या कहती है कि ठीक है, आप लोगों ने कैलकुलेट तो कर लिया, लेकिन ये सब कैलकुलेशन क्या है? फालतू है, ये सब चीज़ें प्रैक्टिकली नहीं होती। तो ऐसा क्यों कहती है NCERT, ये भी हम लोग देखेंगे, तो राइट। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि एक ग्लूकोज से 38 ATP बनते कैसे हैं, राइट? अच्छा, तो ग्लूकोज सबसे पहले क्या करता है? ग्लाइकोलाइसिस। उससे क्या बनते हैं? दो मॉलिक्यूल ऑफ पायरुविक एसिड, दो ATP और दो NADH+। उसके बाद ये जो पायरुविक एसिड होते हैं, ये लोग कहाँ जाते हैं? लिंक रिएक्शन करने, राइट? तो लिंक रिएक्शन जब होती है तो एक मॉलिक्यूल ऑफ पायरुविक एसिड क्या बनाता है? एक एसिटिल कोएंजाइम में एक NADH+ और एक CO2 क्या होती है? इवॉल्व होती है। लेकिन ग्लाइकोलाइसिस में कितने पायरुविक एसिड बने हैं? दो। तो ये जब दो के दो पायरुविक एसिड लिंक रिएक्शन में जाएंगे तो दो एसिटिल कोएंजाइम ए के मॉलिक्यूल बनेंगे, दो NADH+ बनेंगे और दो ही CO2 इवॉल्व होंगे, राइट? अच्छा, अब जब ये दो एसिटिल कोएंजाइम में आगे कहाँ जाएंगे? क्रेब्स साइकिल में। दो एसिटिल कोएंजाइम में क्रेब्स साइकिल में जाएंगे तो दो CO2 इवॉल्व होएगी, राइट? 6 NADH+ बनेंगे, 6 NADH+ बनेंगे, दो FADH2 बनेंगे और दो ATP बनेंगी, राइट? तो इन तीनों के NADH+ और ATP और FADH2 को हम लोग ऐड कर देते हैं, राइट? सो ग्लाइकोलाइसिस में क्या हुआ? ग्लाइकोलाइसिस में दो ATP और दो NADH+ बने थे। लिंक रिएक्शन में क्या हुआ था? ग्लाइकोलाइसिस से दो मॉलिक्यूल ऑफ पायरुविक एसिड बने थे। दो मॉलिक्यूल ऑफ पायरुविक एसिड जब लिंक रिएक्शन में गए थे तो अल्टीमेटली क्या बनेंगे? दो NADH+। अब लिंक रिएक्शन में जो दो मॉलिक्यूल ऑफ एसिटिल कोएंजाइम ए बने, वो जब क्रेब्स साइकिल में जाएंगे तो क्या बनेगा? दो ATP, राइट? ये दो ATP, 6 NADH+ और दो FADH2। तो इन तीनों में जो भी चीज़ें बनी हैं हम तीनों को ऐड कर देते हैं, राइट? अल्टीमेटली क्या हो गया? 4 ATP, 10 NADH+ और दो FADH2 बने, राइट? अब एक NADH+ से कितनी ATP बनते हैं, राइट? लास्ट लेक्चर में पढ़ा था, बताओ। एक NADH+ से कितनी ATP बनती हैं? 3। 10 NADH+ से कितनी ATP बनेंगी फिर? 30 ATP, राइट? एक FADH2 से जब ETS करता है एक FADH2 तो कितनी ATP बनती है? 2 ATP, राइट? और जब दो FADH2 ETS करेंगे तो कितनी ATP बनेंगी अल्टीमेटली? 4 ATP। तो टोटल ATP कितनी हो गई? 4 ये वाली, 30 ये वाली और 4 ये वाली। तो 4 + 30 + 4 इज इक्वल टू 38 ATP। सो एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल जब टूटता है तो अल्टीमेटली कितनी ATP बनती है? 38 ATP। समझ में आया कैसे बनती है? तो ये हो गई रेस्पिरेटरी बैलेंस शीट। अब NCERT क्या कहती है कि ठीक है, रेस्पिरेटरी बैलेंस शीट आपने कैलकुलेट कर ली, लेकिन ये सब चीजें प्रैक्टिकल नहीं होती। प्रैक्टिकल क्यों नहीं होती? NCERT कहती है कि ऐसा थोड़ी होता है कि आपके सेल में सिर्फ रेस्पिरेशन ही चलता है, राइट? आपके सेल में रेस्पिरेशन हुआ, मान लो ग्लूकोज से क्या बना? ग्लूकोज किस में टूटता है ग्लाइकोलाइसिस के बाद? टू मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुविक एसिड,
राइट। एनसीईआरटी कहती है अब एक सेल में रेस्पिरेशन अकेली तो नहीं चलती ना, रेस्पिरेशन के साथ साथ बहुत सारी रिएक्शंस चलती हैं। अब हो सकता है कि ये जो ग्लाइकोलाइसिस के बाद पायरुविक एसिड बने हैं, ये लिंक रिएक्शन में जाने की बजाय, है ना, ये लिंक रिएक्शन में जाने की बजाय किसी और रिएक्शन में यूज हो जाए, किसी और रिएक्शन में चाहिए थे, किसी और रिएक्शन में यूज हो गए। ऐसा भी हो सकता है कि पायरुविक एसिड लिंक रिएक्शन हो गई, पायरुविक एसिड किस में कन्वर्ट हो गई, एसिटिल कोएंजाइम ए में। अब ये एसिटिल कोएंजाइम ए आगे क्रेब्स साइकिल ना करे, किसी और रिएक्शन में काम आ जाए। एक सेल में तो लाखों रिएक्शन चल रही हैं, तो ऐसा भी हो सकता है कि एसिटिल कोएंजाइम ए आगे क्रेब्स साइकिल में जाने की बजाय किसी और रिएक्शन में यूज हो जाए। ऐसे ही क्रेब्स साइकिल में भी हो सकता है कि एसिटिल कोएंजाइम में हो सकता है क्रेब्स साइकिल में चला गया, राइट, क्रेब्स साइकिल करने लग गया, तो क्रेब्स साइकिल के कोई सबस्ट्रेट कहीं और निकल जाए। क्रेब्स साइकिल में क्या बनता है, सक्सीनेट बनता था, सक्सीनेट किसी और रिएक्शन में यूज हो जाए, सक्सीनेट क्रेब्स साइकिल पूरा ही ना करे। ऐसा भी तो हो सकता है। और ऐसा ही होता है क्योंकि एक सेल में लाखों रिएक्शन चलती हैं, अकेली ग्लाइकोलाइसिस या अकेली लिंक रिएक्शन या अकेली क्रेब्स साइकिल थोड़ी चलता है। एक सेल में एक टाइम में लाखों रिएक्शन चलती हैं और मॉलिक्यूल्स इधर से उधर होते हैं। इसलिए ये प्रैक्टिकल नहीं है कि सबसे पहले अल्टीमेटली ये स्टेप होते रहें कि ग्लूकोज के बाद पायरुविक एसिड बना, पायरुविक एसिड लिंक रिएक्शन में गया तो एसिटिल कोएंजाइम में कन्वर्ट हो गया, एसिटिल कोएंजाइम में क्रेब्स साइकिल में गया तो अल्टीमेटली वो कंप्लीटली ब्रेक डाउन हो गया। ये पायरुविक एसिड कहीं और यूज हो जाता है, बीच में एसिटिल कोएंजाइम में कहीं और यूज हो जाता है, क्योंकि एक सेल में लाखों रिएक्शन चलती हैं, राइट। तो एनसीईआरटी इसलिए कहती है कि ये आपने कैलकुलेट तो कर लिया, लेकिन ये प्रैक्टिकल नहीं है। समझ में आई बात को? हाँ, लेकिन एनसीईआरटी ये कहती है कि नेचर की ब्यूटी को अप्रिशिएट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, कैलकुलेट फिर भी करते हैं। तो एक NADH प्लस सॉरी एक ग्लूकोज जब टूटता है तो अल्टीमेटली कितने एटीपी बनते हैं, 38 एटीपी थियोरेटिकली, राइट। प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है क्योंकि पायरुविक एसिड जरूरी थोड़ी है कि एसिटिल कोएंजाइम में भी बनेगा, लिंक रिएक्शन में जाएगा, पायरुविक एसिड हो सकता है कहीं और चला जाए, ऐसे ही जाता है, राइट। ये बात आप लोगों को समझ में आई? ठीक है, चलो आगे चलते हैं। अब आगे नेक्स्ट टॉपिक है वो है ब्रेकडाउन ऑफ फैट, प्रोटीन्स एंड ऑर्गेनिक एसिड्स। भाई अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा है, किसका ब्रेकडाउन, ग्लूकोज का। ग्लूकोज क्या है, एक बताओ, ग्लूकोज क्या है, एक कार्बोहाइड्रेट, राइट। लेकिन जब मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में पढ़ाया था कि रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट यानी कि वो चीज़ें जिनको तोड़ के हम एनर्जी बना सकते हैं, वो कार्बोहाइड्रेट तो होते ही होते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट के साथ फैट को भी तोड़ के आप एनर्जी बना सकते हो, प्रोटीन को भी तोड़ के एनर्जी बना सकते हो, और कुछ ऑर्गेनिक एसिड्स को तोड़ के भी आप लोग क्या करते हो, एनर्जी बना सकते हो। तो ये तो हमने किसका ब्रेकडाउन पढ़ा, ग्लूकोज का, यानी कि कार्बोहाइड्रेट्स का ब्रेकडाउन पढ़ा। तो क्या फैट्स का ब्रेकडाउन अलग से पढ़ना पड़ेगा क्या? फैट्स के ब्रेकडाउन के लिए कोई और साइकिल होता है क्या? प्रोटीन के ब्रेकडाउन के लिए कोई और साइकिल होता है क्या? ऑर्गेनिक एसिड्स के ब्रेकडाउन के लिए कुछ और होता है क्या? बताओ। नहीं, कुछ अलग नहीं होता है। एक्चुअल में ये लोग क्या करते हैं, देखो, फैट्स किस किस के बने होते हैं, फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल से मिलके फैट बने होते हैं। फैट आया, फैट को हमें तोड़ना है, तो फैट टूट गया किसमें, ग्लिसरॉल और फैटी एसिड में, राइट। अभी ग्लिसरॉल किस में कन्वर्ट हो जाता है, डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट। डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट कहाँ पड़ा था, ग्लाइकोलाइसिस का सबस्ट्रेट था डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट, याद है, राइट। ग्लूकोज, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, उसके बाद फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट, फ्रक्टोज 1 6 फॉस्फेट, फ्रक्टोज 1 6 बिस फॉस्फेट। उसके बाद अल्टीमेटली क्या बनता था कि ये टूट जाता था DHAP और फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड में, याद आया। तो ग्लिसरॉल किस में कन्वर्ट हो जाता है, डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट में, और इस साइकिल में अल्टीमेटली घुस जाता है, राइट। फैटी एसिड अल्टीमेटली किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, एसिटिल कोएंजाइम में, और इस साइकिल में घुस जाते हैं, राइट। ऐसे ही प्रोटीन्स की बात करें तो प्रोटीन्स किसके बने होते हैं, बहुत सारे अमाइनो एसिड्स के, राइट। तो अगर प्रोटीन को तोड़ना हो तो सबसे पहले आप क्या करोगे, प्रोटीन के अमाइनो एसिड्स को अलग कर लोगे, राइट। फिर वो अमाइनो एसिड्स किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, अल्टीमेटली पायरुविक एसिड में, और इस साइकिल में घुस जाएंगे, राइट। अमाइनो एसिड बहुत सारे टाइप्स के होते हैं, आप लोगों को पता होगा, देयर आर 20 टाइप्स ऑफ अमाइनो एसिड। हमारी एनसीईआरटी क्या लिखती है कि हमारे लिविंग सिस्टम में 20 टाइप के अमाइनो एसिड्स होते हैं, और डिफरेंट डिफरेंट टाइप के अमाइनो एसिड को जोड़ के डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोटीन बनते हैं, राइट। अब कुछ अमाइनो एसिड पायरुविक एसिड बन के इस साइकिल में घुस जाएंगे, कुछ अमाइनो एसिड
क्रेब्स साइकिल के थ्रू भी इस साइकिल में घुसते हैं। भाई क्रेब्स साइकिल का कोई वो सबस्ट्रेट बना लेंगे, कोई सिट्रेट बन जाएगा, कोई आइसोसिट्रेट बन जाएगा, कोई सक्सिनेट बन जाएगा, कोई फ्यूमिनेट बन जाएगा और इस वो साइकिल में घुस जाएंगे, राइट। तो फैट्स, प्रोटीन्स, इन सब के ब्रेकडाउन के लिए अल्टीमेटली कोई अलग साइकिल नहीं पढ़ना होता हमें। ये लोग क्या करते हैं, ये ग्लूकोज के ब्रेकडाउन का ही कोई सबस्ट्रेट बनाते हैं और साइकिल में घुस जाते हैं। ग्लिसरॉल कैसे घुसता है, डीएचएपी बना के। फैटी एसिड्स कैसे घुसते हैं, एसिटिल कोएंजाइम ए बन के। अमाइनो एसिड्स, भाई डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ अमाइनो एसिड्स, कुछ पायरुविक एसिड बना के घुस जाते हैं, कोई कुछ क्रेब्स साइकिल में घुस जाता है, क्रेब्स साइकिल का कोई सबस्ट्रेट बना के घुस जाता है। तो इस टाइप से ये लोग ब्रेकडाउन होते हैं। तो समझ में आई ये बात, राइट। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट जो टॉपिक है, राइट, ये एक इंपॉर्टेंट चीज है जो एनसीईआरटी लिखती है कि रेस्पिरेशन जो होता है ना, वो होता है एक एम्फीबॉलिक पाथवे। एम्फीबॉलिक का मतलब जो कैटाबॉलिक भी है और एनाबॉलिक भी है। अब कैटाबॉलिक क्या होता है, कैटाबॉलिज्म का मतलब होता है किसी चीज का ब्रेकडाउन, राइट। और एनाबॉलिज्म का मतलब होता है किसी चीज का फॉर्मेशन, राइट। तो एनसीईआरटी लिखती है कि रेस्पिरेशन जो है एक एम्फीबॉलिक पाथवे है। एम्फीबॉलिक का मतलब जिसमें कैटाबॉलिज्म भी हो रहा है और एनाबॉलिज्म भी हो रहा है, यानी कि जिसमें कोई चीज टूटती भी है और बन भी जाती, राइट। अब ब्रेकडाउन तो हमें समझ में आता है कि रेस्पिरेशन में हम बोलते हैं कि ग्लूकोज टूट रहा है, फैट टूट रहा है, प्रोटीन टूट रहा है, ऑर्गेनिक एसिड टूट रहा है, बन क्या रहा है। एनाबॉलिक क्यों बोल रहे हैं, राइट। फॉर्मेशन किस चीज की हो रही है, बताओ बताओ, फॉर्मेशन किस चीज की हो रही है, कोई बताएगा। देखो, फॉर्मेशन एक्चुअल में होती है ऐसे। एनसीईआरटी क्या कहती है कि अल्टीमेटली देखो, अगर अमाइनो एसिड से पायरुविक एसिड बन सकता है तो उल्टा भी तो हो सकता है ना। तो पायरुविक एसिड से कुछ अमाइनो एसिड भी तो बन सकते हैं, बन सकते हैं। हो सकता है कि हम कार्बोहाइड्रेट को तोड़ रहे थे, है ना, अल्टीमेटली हम लोगों ने क्या बना लिया, पायरुविक एसिड बना लिया। तो पायरुविक एसिड, अब पायरुविक एसिड किस में कन्वर्ट कर दें हम, अमाइनो एसिड में। हमें प्रोटीन की जरूरत थी, हमने पायरुविक एसिड को किस में कन्वर्ट कर दिया, अमाइनो एसिड में। और उस अमाइनो एसिड से अल्टीमेटली हमने क्या बना लिया, प्रोटीन। ऐसा भी तो हो सकता है, राइट। ऐसे ही हो सकता है कि हम तोड़ कार्बोहाइड्रेट रहे थे, हमने बना लिया डीएचएपी, डाइहाइड्रोक्सी एस्टोन फॉस्फेट। डाइहाइड्रोक्सी एस्टोन फॉस्फेट को हम आगे रेस्पिरेशन में ले जाने की बजाय इसका हमने क्या किया, वापस से क्या, अल्टीमेटली हमने किस में कन्वर्ट कर दिया इसे, ग्लिसरॉल में। ग्लिसरॉल से हमने क्या बना लिया, फैट। ऐसा भी हो सकता है कि एस्टिल कोएंजाइम को हम आगे रेस्पिरेशन में लेके जाने की बजाय अल्टीमेटली हम वापस क्या बना दें, फैटी एसिड। फैटी एसिड से क्या बना दें, फैट। तो अल्टीमेटली देखो, इससे उल्टा भी तो हो सकता है ना। अगर प्रोटीन तोड़ के पायरुविक एसिड बन के वो रेस्पिरेशन में आ सकता है, तो पायरुविक एसिड से हम अल्टीमेटली प्रोटीन भी बना सकते हैं, राइट। ऐसे ही हम फैट्स भी बना सकते हैं। तो इस टाइप से रेस्पिरेशन में चीजें टूटती भी हैं और चीजें बनती भी हैं, राइट। तो इससे रेस्पिरेशन क्या होता है, एक एम्फीबॉलिक पाथवे। अगर आपको ऑप्शंस में आ जाए कि रेस्पिरेशन कैसा पाथवे है, कैटाबॉलिक है, एनाबॉलिक है या एम्फीबॉलिक है, तो करेक्ट आंसर होगा एम्फीबॉलिक। तो रेस्पिरेशन क्या है, एक एम्फीबॉलिक पाथवे, राइट। समझ में आया, राइट। सो इस लेक्चर के लिए मैं इतना ही रखता हूं। अब इस चैप्टर का एक ही टॉपिक बचा है, क्या, एनएरोबिक रेस्पिरेशन। भाई अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा, ग्लूकोज का एरोबिक रेस्पिरेशन, की ग्लूकोज ऑक्सीजन की प्रेजेंस में कैसे टूटता है। लेकिन अगर ऑक्सीजन ना हो तो वो फिर कैसे टूटता है ना। ऑक्सीजन ना हो तो कैसे टूटेगा, क्या स्टेप्स होंगे, कौन होगा जो NADH+ और FADH2 के फाइनल इलेक्ट्रॉन्स लेगा, ये अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, किसमें, एरोबिक रेस्पिरेशन में। सो आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक्स अ लॉट।